अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फेडरल बायोलॉजी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी में से एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली हैं क्या और कैसे उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और ये कौन सी प्रोटीन्स हैं और कैसे ये अपने आप को असेंबल करते हैं। ये सारी बातें मैं आज करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो आपकी बुक में स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये एक एंटीबॉडी का दिया गया है और उसके नीचे लिखा हुआ है IgG, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और इसके नीचे लिखा गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट डायरेक्ट होती है। मतलब एक ही स्पेसिफिक एंटीजन होगा जिसमें से वो क्या करेंगी, वो बाइंड करेंगी, ठीक है, या जिसको वो क्या करेंगी, उसको जाके ना डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं एंटीबॉडीज, और बनाते कौन सा है, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। अगर उसमें भी हम देखें तो प्लाज्मा बी सेल्स जो है ना वो बनाएंगे इन एंटीबॉडीज को। बेसिकली इसमें चार चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जिनमें से दो जो हैं वो हैवी चेन हैं और दो जो हैं लाइट चेन हैं, ठीक है। और जो लाइट चेन है उसमें भी दो रीजन हैं और जो हैवी चेन है उसमें भी दो रीजन है। दो रीजन से मुराद मेरी यहाँ पे ये है कि एक उनका जो है वो कांस्टेंट रीजन होगा जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट रीजन जो है वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे इसको कलर भी कर दिया कि कांस्टेंट रीजन जो है वो चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। लेकिन जो चीज़ हर एंटीबॉडी में डिफरेंट होगी वो एंटीबॉडी का जो है वो वेरिएबल या वी रीजन है, ठीक है। लेट्स से कि अगर एक एंटीबॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनी है तो उसका जो है ना वेरिएबल रीजन डिफरेंट होगा, कांस्टेंट रीजन उसका भी सेम होगा। अगर एक टीबी के अगेंस्ट बनी है तो उसका वेरिएबल रीजन चेंज होगा, कांस्टेंट रीजन सेम होगा। और इस पे ना हमें ये नज़र आ रही हैं, एक कुछ जगह नज़र आ रही हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो जगह होगी जहाँ पे कौन बाइंड करेगा, जहाँ पे एंटीजन आके अटैच होगा या एंटीजन आके बाइंड करेगा। और एंटीजन वो स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल है जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। और अगर आप देखो तो आपको ये हर ओवरऑल एंटीबॉडी में ना चार डाई सल्फाइड ब्रिजेस नजर आ रहे हैं जो इन बिटवीन चेन है। बाकी उनके अंदर भी हैं डाई सल्फाइड ब्रिजेस, लेकिन हम उनको नहीं कर रहे। चेन के दरमियान ये एक हो गया, ये दो, ये तीन हो गया, ठीक है, और ये चौथा ये हो गया। उसके अलावा ये देख रहे हैं ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड है विद इन द चेन, ठीक है। और लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी ये डाई सल्फाइड। स्टूडेंट, सल्फाइड ग्रुप जो होता है वो सिस्टीन नाम के अमाइनो एसिड में होता है, तो लिहाजा दो सिस्टीन के जो है ना सल्फर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो डाई सल्फाइड बाइंड होगा। स्टूडेंट, ये तो आपको पता चल गया कि एक तो है ऐसी जगह जहाँ पे जाके कौन बाइंड करता है, जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है और जिसको एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। उसके अलावा भी इसमें से कई पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट है। स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हों तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है, ओके, वो जो है वो यहाँ पे आके बाइंड करेंगी, जिससे कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो सिस्टम शुरू होगा। यहाँ भी एक जगह है, लेकिन ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दोनों रीजन जो है ना कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट्स ये हैवी चेन के ऊपर है, लाइट चेन के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट चेन का रोल नहीं है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, लेकिन हैवी चेन का रोल है, या इसको FC रीजन या C रीजन भी कहते हैं। कांस्टेंट रीजन में है ये हैवी चेन के, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या एक्टिवेट करेंगी, जो पैथोजन को, मतलब ये कि या तो उनकी मेम्ब्रेन में पोर बना के उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अहम रोल होगा। अब उसके अलावा ये कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जिन पे माइक्रोफेजेस जो है वो बाइंड करेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो क्योंकि माइक्रोफेज यहाँ पे बाइंड करेंगे
माइक्रोफेज अगर यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो आपको पता है कि हमारा जो है वो एंटीजन जो है या वो पैथोजन वो जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जाके क्या हुआ है, बाइंड हो चुका है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये पैथोजन जो है, पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टूडेंट एक सवाल मैं इसमें डेवलप होता है जो अक्सर पूछा भी जाता है कि अगर एफसी रीजन काट दिया जाए या ये जो कांस्टेंट रीजन है ये काट दिया जाए, लेट्स से कि हम यहाँ से काट दें इसको, एंटीबॉडी को, ऊपर वाला हिस्सा बरकरार रहे, तो स्टूडेंट अगर हम इस हिस्से को काट देंगे तो हमारे पास बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा कि ये एक तो ये है कि ये एक ये वाला काम नहीं हो सकेगा, मीन के कम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं एक्टिवेट होगा। दूसरा ये है कि मैक्रोफेजेस कभी काम नहीं कर सकेंगे। तो ये हैवी रीजन का इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप पूछें डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों है, तो ये तो उनकी स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इनको प्रोटीन की ओवरऑल स्टेबिलिटी आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये तो ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्लस एक स्टूडेंट आईजीएम, आपने अगर कहीं पे किसी की कोरोना वायरस की रिपोर्ट देखी हो, एंटीबॉडीज वाली रिपोर्ट, तो उसमें आईजीजी और आईजीएम का तस्करा होता है। स्टूडेंट आईजीजी जो है वो सेकंड एक्सपोजर के बाद पैदा होती है, जब किसी को कोई लंबे अरसे तक इन्फेक्शन रहे तो आईजीजी पैदा होती है। सबसे पहली जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है पैथोजन के अगेंस्ट, वो आईजीएम होता है। तो लिहाजा आप किसी भी रिपोर्ट को पढ़ें तो ये दो चीजें आपको वहां पे शो होंगी। अल्लाह हाफिज। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल आंसर।